हाय, वेलकम टू द शो परस्यूट ऑफ फिटनेस। हमारा परस्यूट ऑफ फिटनेस शो का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हर्डल्स एक न्यू कमर और बिगनर को अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान आती है, उन सारे हर्डल्स को एक एक करके डिस्कस करना और कोशिश करना कि उन हर्डल्स का आसान सॉल्यूशन हम निकाल सकें। आज मेरे साथ मदन मोहन जी इस डिस्कशन में हैं, जिन्हें इस फील्ड का 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी 6 साल की मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी इसी फील्ड में है। उन्होंने होटल सायाजी इंदौर में भी अपना योगदान 1 से 2 साल का दिया है। इसके अलावा उनको स्ट्रॉन्ग मैन अवार्ड भी जेसीआई क्लब गुना के द्वारा दिया गया था 2017 में, और उनको इस फील्ड में काफ़ी रुचि और पैशन है। उनका ऐसा मानना है कि फिटनेस जो है एक जर्नी है, एक लाइफस्टाइल है, ना कि एक टेम्परेरी हैबिट है। तो मदन मोहन जी, आपका इस शो में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको इस फील्ड में कैसे रुचि आई, आपकी खुद की फिटनेस जर्नी और फिटनेस में जो आपने अपना करियर बनाया उसके बारे में आप प्लीज़ बताएं। अंकित जी, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है क्लास 11 से। 11th में मैंने फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट लिया और हमारी जो टीचर थी 11th में पीई की फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो उन्होंने जो मुझे गाइड किया, एक ही साल में जो मेरे बॉडी में चेंजेस आए तो वो बहुत ट्रेमेंडस चेंजेस थे। क्योंकि जो एज होती है 11-12 की वो 16-17 होती है, और उस समय अगर कोई भी फिटनेस के प्रति अगर इंटरेस्ट जगाता है तो उसमें ट्रेमेंडस चेंजेस आते हैं। तो वो मेरी बॉडी में जो आए चेंजेस, तो लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि अरे यार ये तो अलग ही मेरा बॉडी शेप हो गया था। तो वहाँ से मेरी फिटनेस के लिए इंटरेस्ट जागा, और उस दिन से आज तक मेरा जो फिटनेस का जर्नी है वो मेरे साथ है। और मेरा सुबह उठने का जो रूटीन है वो भी मेरा बन गया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचपन से सिखाया कि सुबह जल्दी उठोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपकी लॉन्ग जर्नी के लिए। तो ये एक जर्नी मेरी जो स्टार्ट हुई है वो बहुत अच्छी रही है। और अब करंट में मैं जो है एज ए फिटनेस एक्सपर्ट, और मेरा विज़न है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फिटनेस के बारे में जो मिथ्स हैं वो हटा के और अच्छी चीज़ें जो है उन तक पहुँचाऊँ। यही मेरा मिशन है। वेल सेड सर। और काफ़ी प्रभावित हुए ये जान के कि आपने खुद का पहले ट्रांसफॉर्मेशन किया, उससे आपने सीखा और फिर इस फील्ड में पढ़ाई की, और फिर आप लोगों को जो है आगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और फिटनेस में अपने किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में जो है आगे बढ़ने के लिए प्रभावित और मोटिवेट करते हैं। मैं बताना भूल गया कि सर को टेबल टेनिस भी बहुत बढ़िया आता है। टेबल टेनिस भी सर सिखाते हैं। टेबल टेनिस के चीफ सेक्रेटरी हैं वो गुना डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के, और डेली उनकी जो है टेबल टेनिस क्लासेस भी होती हैं। मेरा खुद का जुड़ाव सर के साथ जो है टेबल टेनिस के कारण ही हुआ, जिससे कि हम दोनों की जान पहचान बढ़ी और आज हम ये शो कर रहे हैं। तो सर, मैं जानना चाहता हूँ कि शुरू में जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, जैसे कि सबसे पहला आता है कि क्या फिटनेस हमारे लिए ज़रूरी भी है या नहीं। आज हमारी उम्र 30 साल है, 20 साल है, 40 साल है, 60 साल है, और अलग अलग एज के लोग होते हैं। तो बेसिकली फिटनेस क्या है और किसके लिए ज़रूरी है? क्या हर एज के लोगों के लिए फिटनेस ज़रूरी है, या कोई पर्टिकुलर एज लिमिट है जिन लोगों को फिटनेस के लिए या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने कदम आगे रखना चाहिए? चलिए, पहले सवाल का जवाब तो यही है कि फिटनेस सभी के लिए ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लीन हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है, जो मोटा है उसी के लिए ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। फिटनेस छोटे बच्चे को भी ज़रूरत है, और जो 55 साल 60 साल का है उसको भी ज़रूरत है। सही मायने में फिटनेस क्या है? फिटनेस वो है जिसमें आप जो आपका रोज़ का बिजनेस है, जो उसका काम है, जो उसका रूटीन है, उसको आप कर सकें, और उसके बाद जो लेजर टाइम एक्टिविटी टाइम मिलता है उसे आप फैमिली को दे सकें, और उसके बाद भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो उसमें भी आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, और आपकी बॉडी में इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़, आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो, उसे बोलते हैं फिटनेस। फिटनेस डजंट मीन कि बड़ी मसल्स हैं, ये नहीं है। फिटनेस का सही मायना ये है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। बिल्कुल सही सर। इस बात से हम समझ गए कि फिटनेस जो है वो ऐसी एक्टिविटी है जो सर समझाना चाहते हैं कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ में कमज़ोर ना हो। आपकी डेली एक्टिविटीज़, आपकी फंक्शनैलिटी जो है बेसिकली सीढ़ियाँ चढ़ने में, रेगुलर आने जाने में, अपने बच्चे को नीचे से उठाने में, बेसिक फंक्शनैलिटी एटलीस्ट आपकी बनी रहे, वो सर इस माध्यम से समझाना चाहते हैं। और दूसरी बात जो हमने बात करी कि उम्र, इसकी क्या कोई एज लिमिट है कि इस एज लिमिट के बाद जो है आपको किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी या फिटनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? एज वी सेड, एज इज जस्ट ए नंबर्स। एज जस्ट ए नंबर होती है, फिटनेस की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक छोटे बच्चे को भी फिटनेस एक्टिविटी करना ज़रूरी है, और जो 60 प्लस है या 70 प्लस है या 80 प्लस है, फिटनेस तो जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक करना चाहिए, ये मेरा मानना है। राइट। हर एक एज ग्रुप का जो फिटनेस लेवल का जो फिटनेस एक्टिविटी है वो अलग अलग होती है, लेकिन करना सबको चाहिए। जो छोटा बच्चा है उसकी अलग एक्टिविटी रहेगी,
स्कोरिंग, रोलिंग, फेंकना, जंप करना, ये छोटे बच्चे की एक्टिविटी है। जैसे थोड़ा बड़ा होता है, 13 एज में लगता है फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल ये खेलता है वो। थोड़ा और बड़ा होता है, उसको जिम का जुनून होता है कि बॉडी बनानी है। थोड़ा और बड़ा होता है, गेम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस फिर से। और थोड़ा और एज हुई तो फिर उसको जो है योगा प्राणायाम पे आ जाता है। बिल्कुल फैक्ट है ये। राइट। सो तो एज के हिसाब से हमें जो है एक्टिविटीज चेंज करते रहना चाहिए और फिटनेस सबको करना चाहिए। राइट, राइटली सेड एंड वेरी नाइस स्टेटमेंट कि आपकी उम्र के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी चेंज हो सकती है, लेकिन आपको फिटनेस में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सर ने बताया कि बच्चे के लिए स्पोर्ट्स ज़रूरी है, बड़े होने के बाद शायद कुछ लोग जिम जाते हैं या कोई अलग एक्टिविटीज़ चुनते हैं। सो अमेजिंग। सो सबको ज़रूरी है और किसी ना किसी उम्र में कोई ना कोई एक्टिविटी आपको आपकी एबिलिटी के हिसाब से रेगुलरली करना चाहिए। वेल सेड सर। अगला जो है, कहाँ जाकर के लोग अटकते हैं कि अब करना, मन तो बना लिया कि करना मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन दिन पे दिन टालते रहते हैं। अगले मंडे करेंगे, अगले संडे करेंगे, अगले 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, या दिवाली के बाद शुरू करेंगे, या न्यू ईयर पे शुरू करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप क्या राय देंगे उन लोगों के लिए जो सोचते ज़्यादा हैं और 2-2, 3-3 साल से सोच रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाए? ये बहुत ही कॉमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि इवन हम हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम कल से शुरू करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कल से शुरू करेंगे, परसों शुरू करेंगे, वो नहीं कर पाते हैं। इवन 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इसके पीछे रीज़न है बिकॉज लैक ऑफ मोटिवेशन। ये करने से हमें क्या मिलेगा उन्हें नहीं पता है। अगर ये करने से मुझे ये मिलेगा कि 10 लोग मुझे पीछे मुड़ के देखेंगे कि यार क्या फिटनेस है, क्या पर्सनैलिटी है, दिस गिव्स मोटिवेशन। जैसे कि मुझे जो मोटिवेशन मिला है, जब मैं यहाँ से भी निकलता हूँ तो जब तक निकल ना जाऊँ, वहाँ तक ओझल ना हो जाऊँ, वहाँ तक लोग मुझे पलट के देखते हैं कि यार इस भाई की क्या फिटनेस है। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो ये इसी तरह का मोटिवेशन अगर उन्हें मिले तो ऑफकोर्स वो भी अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे और बंद नहीं करेंगे। तो यहीं पे लोग अटक जाते हैं कि कुछ दिन करते हैं और फिर नहीं करते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन और लैक ऑफ नॉलेज। राइट। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सर ने बताई। इसके साथ मुझे लगता है कि एक और चीज़ इसमें अपन ऐड कर सकते हैं, वो है लोग इसको प्रायोरिटी नहीं मानते अपनी। कहीं ना कहीं जो है फिटनेस, काम, हम बहुत बिजी हैं, हम इसमें बिजी हैं, हमारे घर बच्चों में बिजी हैं, घर के कामों में बिजी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी प्रायोरिटी में ही वो नहीं आती। आपका इसमें क्या विचार है सर? आपका कहना बिल्कुल सही है। हम प्रायोरिटी उस चीज़ को देते हैं, आज के ज़माने में प्रायोरिटी मैक्सिमम मनी को दी जाती है, राइट। जहाँ पैसा ज़्यादा मिल रहा है वहाँ हम ध्यान देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हेल्थ है ना, वो हम मनी में काउंट नहीं कर सकते। क्या मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपनी फिंगर दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, आप देंगे? देंगे। तो क्या आपकी शरीर की कीमत है कोई? इसकी कोई कीमत लगा नहीं सकते। तो ये हमें समझना है कि इसकी कोई कीमत नहीं है और इसको ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने शरीर को दो, क्योंकि मेरा ये मानना है जो शरीर का धनी है, आज के ज़माने में सबसे बड़ा धनी वही है। आपके पास करोड़ों रुपए है लेकिन आपके पास अच्छा शरीर नहीं है तो वो रुपए, वो पैसा कोई काम का नहीं है आपके। राइट, आई थिंक एब्सोल्युटली राइट। सो आई जस्ट ऑलवेज थिंक दिस थिंग फ्रॉम एग्जाम्पल। कभी कभी लोग महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदते हैं, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं, सर्विसिंग टाइम पे कराएंगे, पेट्रोल भरवाएंगे, उसके लिए एक अलग से ड्राइवर रखेंगे, एंड देन दे टेक केयर ऑफ दैट कार बट दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर बॉडी, एंड वन डे दैट बॉडी आंसर्स। आई वांट टू कनेक्ट दिस विद द मटेरियलिस्टिक थिंग का तो हम बड़े अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद की बॉडी का काफ़ी लास्ट प्रायोरिटी पे उसको रख देते हैं। नाइसली सेड। सो राइट, सो वी हैव कवर्ड द 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, वाई, एक तो क्यों करना है। अब मैं आता हूँ हाउ टू डू। अब जब करना है, कुछ लोग जो हैं डिसाइड कर लेते हैं कि चलिए अगले मंडे से शुरू करते हैं, तो आजकल के टाइम में ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। वी हैव कन्वेंशनल जिम, जो रेगुलर जिम होते हैं। आजकल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, अच्छे कोचेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि सर भी रैकेट स्पोर्ट्स सिखाते हैं, टेबल टेनिस, एंड देन देयर इज बैडमिंटन, देन देयर इज लॉन टेनिस, क्रिकेट, मेनी फिजिकल एक्टिविटीज़ दीज इज अवेलेबल। जिम भी है कन्वेंशनल। आजकल के टाइम में फंक्शनल ट्रेनिंग का बहुत ही दौर चल रहा है। फंक्शनल ट्रेनिंग जो है बहुत लोग जानना चाहते हैं क्या है, और उसकी तरफ भी लोग जा रहे हैं। इसके अलावा पिलाटेस, योगा, जुम्बा, सो इतने सारे ऑप्शंस है। कभी कभी तो मैंने देखा लोग ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं करते। तो आपका क्या सोचना है, लोगों को क्या सोच के स्टार्ट करना चाहिए, क्या उनका सोच होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी एक्टिविटी अच्छी है? इसका जवाब ये है कि जैसे ट्रैक एंड फील्ड को फादर ऑफ ऑल गेम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में रनिंग भी है, जंपिंग भी है, थ्रोइंग भी है। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग ट्रैक एंड फील्ड एज ए फादर ऑफ ऑल गेम्स। बट आज के ज़माने में फंक्शनल ट्रेनिंग, आई मीन
father of all fitness activity. In functional training, we are involving everything, rope skipping, battle rope, means almost इस इंटरेस्टिंग सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप अलग अलग डे कर सकते हो और आपको जो है ऐसा लगेगा कि नहीं जिम में तो हो सकता है आप बोर हो जाओ, लेकिन फंक्शनल ट्रेनिंग में आप बोर नहीं होगे, डे बाय डे आपको इंप्रूवमेंट लगेगा और वो एक अलग ही जर्नी रहेगी. इसलिए फादर ऑफ ऑल गेम्स एथलेटिक्स एंड इन फिटनेस आई मीन फादर ऑफ फिटनेस फंक्शनल ट्रेनिंग, बिकॉज मैंने भी जिम की है और मैंने फिटनेस में जो है फंक्शनल ट्रेनिंग भी की है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फंक्शनल ट्रेनिंग एक अच्छा ऑप्शन है. राइट. जो लेटेस्ट ट्रेंड है. राइट. तो क्या सर आप बताएंगे हमारे दर्शकों को कि फंक्शनल ट्रेनिंग है क्या बेसिकली? फंक्शनल ट्रेनिंग बेसिकली जो हमारे पुराने ज़माने में होता था, जैसे हम कुएं से पानी निकालते थे और जो खेत में जो काम करते हैं लोग, दैट इज़ कॉल्ड, उसे मॉडिफाई करके हमने फंक्शनल ट्रेनिंग बनाया है, दैट इज़ फंक्शनल ट्रेनिंग. सो बेसिकली जिम में जो एक्टिविटी हम करते हैं वो रियल लाइफ एक्टिविटी में ट्रांसफर होना चाहिए. ये सर का कहने का बताने का हमारा जो उद्देश्य है फंक्शनल ट्रेनिंग में, जो मैं समझाऊं आपकी बात से कि जिम में जो हम एक्टिविटी करते हैं या कहीं भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं रियल लाइफ में हमारा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो फंक्शनल ट्रेनिंग में आता है. वेल सेड. एंड अभी यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि क्या करना है क्या नहीं करना. आपने बताया फंक्शनल ट्रेनिंग एक है. क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कुछ लोगों के लिए है क्या, जिसको जिम या फंक्शनल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट नहीं है, क्या वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी से अपना करियर नहीं अपनी फिटनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकता है? जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, उसकी एज ग्रुप पे. अगर उसकी टीन एज है तो डेफिनेटली उसे कोई अच्छा ऐसा स्पोर्ट्स चुनना चाहिए जिसमें विग्रस एक्टिविटी होती है, लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, विग्रसली, ताकि उसका एनर्जी एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज हो. इसीलिए और जो एल्डरली पीपल हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके लिए योगा भी है, योगा भी खेल सकते, योगा भी वो कर सकते हैं और प्राणायाम भी कर सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन देयर एज ग्रुप. तो किसी न किसी फिटनेस एक्टिविटी उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए. राइट. राइट. जी सर, जैसा कि आपने बताया कि अब एक्टिविटी सोचना नहीं चाहिए, शुरू कर देना चाहिए आपको कहीं ना कहीं से. तो मान लीजिए किसी ने डिसाइड किया कि ठीक है मैं शुरू करता हूँ जिम जाना फॉर एग्जांपल, या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चुनी किसी ने, तो क्या उनको खुद स्वयं स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर दे शुड हायर समबडी जो उनको गाइडेंस दे, जैसे कि आजकल कोचेज होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं जिम में, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में कोचेज होते हैं, तो क्या अप्रोच क्या होना चाहिए बिगिनर्स के लिए? यस, फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको कोई भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा कोच, उसके अंडर ही आप सुपरविजन करिए. जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पिलर्स, बिल्डिंग बनती है उसके पिलर्स अच्छे होने चाहिए, नहीं तो वो बिल्डिंग बाद में गिर जाएगी. राइट. ऐसे ही फिटनेस एक्टिविटी आप स्टार्ट करते हो, गेम स्टार्ट करते हो तो भी एक अच्छा कोच होना चाहिए जिसके अंडर आप करोगे. फिटनेस स्टार्ट करते हो तो भी नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए जिसके अंडर आप फिटनेस करने वाले हो. ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जाके फिर वही इंजरीज होगी, फिर आप छोड़ दोगे, तो ये सब चीज़ें फेस करोगी, जो कि मैं फेस कर चुका हूँ. ऐसा होता है, बहुत ही कॉमन है. राइट. आपने एक पॉइंट बोला छोड़ दोगे, मैं उसकी से कनेक्ट करते हुए अपना अगला जो है विचार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक बार स्टार्ट करने के बाद फिर लोग, मतलब रिसर्च भी बताती है कि 2 महीने से ज़्यादा लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते. मतलब 5% ही लोग हैं जो 2 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू कर पाते हैं. मोर देन 95% लोग जो हैं 1 से 2 महीने बाद जो है एक्टिविटी को छोड़ देते हैं. आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि लोग कंसिस्टेंटली लॉन्ग टाइम तक फॉलो नहीं कर पाते? बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है. एक साल में 1000 लोग जिम जाते हैं, लेकिन वो 1000 में से एक बॉडी बिल्डर निकलता है. राइट. इसके पीछे रीज़न यही है कि 2 महीने कंटिन्यू करते हैं फिर छोड़ देते हैं. गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मोटिवेशन, ये 3 चीज़ें नहीं होती. इसीलिए ऐसा होता है कि हम उसे, आप जिम कर रहे हो, आपको असेसमेंट नहीं हो रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ छोड़ दोगे. इवन कोई भी स्पोर्ट हो, आप टेबल टेनिस भी खेल रहे हो, आपने 2 महीने खेला लेकिन आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिला, तो आप खेलोगे? ऑफ कोर्स सी बात है, नहीं खेलोगे. सेम हेयर, फिटनेस में भी अगर आपको 2 महीने में रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप डेफिनेटली छोड़ दोगे. और फिटनेस एक ऐसी जर्नी है, एक मटके में हम एक चना फेंक रहे हैं और उसको भरने का इंतजार कर रहे हैं. right. ऐसे पेशेंस रखना पड़ता है फिटनेस में. तो ये पेशेंस रखना ज़रूरी है और ये पेशेंस जो रखते हैं वो बन जाते हैं. राइट. सो अमेजिंग. सो आपने कहा कि पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे जो है बूंद बूंद से जो है घड़ा भरेगा इसका. गॉट द पॉइंट. सो इसी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से नए लोगों को अपनी गोल सेटिंग करना चाहिए. सबको मालूम है ऋतिक रोशन जैसी बॉडी सबको चाहिए. राइट. सबको जो है क्रिस गेथिन जैसी जो है फिजिक चाहिए, बट वो समझना ज़रूरी है कि उस वहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगेगा, उन लोगों को कितना समय लगा. ठीक है. तो गोल सेटिंग के बारे में बताइए. जो बिगिनर्स जो स्टार्ट करते हैं उनको किस तरह से अपने 2 महीने 6 महीने का गोल प्लान करना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म 5-10 साल का गोल प्लान करना चाहिए? मेरा इनका सवाल बहुत अच्छा है. मेरा यंगस्टर्स के लिए है ये, क्योंकि यंगस्टर्स अक्सर सोचते हैं कि मैं 3 महीने में सलमान खान बन जाऊं. ये बहुत ही मतलब
रहता है ऐसा कि मैं 3 महीने में ऐसी बॉडी मेरी हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि एक घड़ा है, उसमें आपको एक एक बूंद डालना है, भरने का इंतजार करना है। सेम हेयर फिटनेस भी एक जर्नी है, उसको आप धीरे 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 लेवल बढ़ेगा आपका, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी फिटनेस बनेगी और मसल बिल्ड होगी, मसल हाइपरट्रॉफी बनेगी। लेकिन आप सोचो कि मैं 1-3 महीने में, वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा यंगस्टर से यही कहना है कि आपका मोटिवेशन और फर्स्ट 3 मंथ्स डायरेक्ट जिम किसी को नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ्स आपकी जो सेल्फ बॉडी है उस पर ही आप पहले रनिंग करिए, वॉकिंग करिए, चिनअप्स, पुशअप्स, पुलअप्स, इन पे ध्यान दीजिए फर्स्ट 3 मंथ्स। जब चिनअप्स आप 10 to 20 लगाने लगो, पुशअप्स आप 50 लगाने लगो, तब आप सोचिए कि नहीं अब मैं जिम के लिए तैयार हूँ। फिर आप जब जिम जाओगे तो आपको रिजल्ट्स ऑसम मिलेंगे, आपकी मसल बिल्ड होना शुरू होगी। क्योंकि एक्चुअली वो जो 3 महीने थे ना, वो जिम के लिए प्रिपरेशन था, जिम का वार्म अप था वो। तो अब आप जो है मसल बिल्ड करोगे तो बनेगी। तो ये मेरा यंगस्टर से है कि फर्स्ट 3 मंथ्स उनकी सेल्फ बॉडी से उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए। पुलअप्स, चिनअप्स, पुशअप्स, स्क्वाट्स, ये मेन है कंपाउंड मूवमेंट जो लेने चाहिए। तो इससे वो 3 महीने बाद जब ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। राइट। तो एज यू सेड कि स्लोली स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे जो है। आप पहले बॉडी वेट ट्रेनिंग, पुशअप, प्लैंक, स्क्वाट वगैरह यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप घर में भी कर सकते हैं और जिम में जाके भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको एक शुरुआत मिल जाएगी। उस शुरुआत को बेस बना के जो कन्वेंशनल वेट ट्रेनिंग होती है, जो हैवी वेट ट्रेनिंग होती है, या फिर अलग अलग तरीके की मशीन्स होती हैं, उन पे आप स्विच कर सकते हैं। अमेजिंग। सो ये तो यहाँ तक भी ठीक है कि लोगों को गाइडेंस मिल गई या फिर मोटिवेशन मिल गई, गोल सेटिंग भी उन्होंने कर ली। अब जो है मुझे लगता है कि न्यूट्रिशन वाला जो एस्पेक्ट है कि अभी ठीक है जिम में एक्टिविटी तो शुरू कर दी है, सर शुरू तो कर देते हैं लोग, लेकिन शुरू होने के बाद जो है फिर कहीं ना कहीं एडवाइस होने के बाद भी डाइट में आकर के लोग, मैंने देखा है, फंस जाते हैं। काफ़ी कसरत करते हैं लोग, सब कुछ करते हैं, लेकिन डाइट प्रॉपर नहीं होती है, तो जो है उनके रिजल्ट नहीं आते हैं और उस कारण से जो है वो छोड़ देते हैं। हाँ, अक्सर मैंने यंगस्टर्स को कहते हुए सुना है कि वो 3 महीने एक्सरसाइज नहीं की, उसके पहले ही उनको प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट कौन सा ले सर। तो सप्लीमेंट के लिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले 3 महीने जो आपकी बॉडी है, आपको नेचुरल जो खाना खा रहे हो वही न्यूट्रिशन जो है आपकी बॉडी लेना शुरू होती है, और वो 3 महीने में उससे भी आपके मसल बिल्ड होंगे। सप्लीमेंट मीन्स आपके फूड के अलावा जो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, एक्चुअली उस लेवल का आप वर्कआउट भी करो। जब बॉडी की डिमांड बनेगी उस लेवल का वर्कआउट करोगे, उसके बाद सप्लीमेंट की बारी आती है। तो वो फर्स्ट 3 मंथ्स तो सप्लीमेंट चाहिए ही नहीं। अगर आपको चाहिए तो नेचुरल चाहिए, लेकिन वो भी एक टाइम प्रोसेस के बाद। एक अगर अच्छा सुपरविजन है आपके पास, सुपरवाइजर अच्छा ट्रेनर है, एक्सपीरियंस ट्रेनर है, तो वो आपको डेफिनेटली सजेस्ट करेगा कि अब आपको ज़रूरत है। तो मेरा कहना यही है कि नेचुरल से चलें, जितना हो सके नेचुरल। एक नेचुरली और प्योर वेजिटेरियन अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। इवन आई एम आल्सो प्योर वेजिटेरियन। तो मैं सप्लीमेंट्स पे डिपेंड नहीं रहता, मैं नेचुरल रिसोर्सेज से ही करता हूँ। और जनरल फिटनेस तो मेंटेन कर सकते हैं, और सभी को वर्ल्ड लेवल का चैंपियन तो बनना नहीं है, राइट। तो नेचुरल फिटनेस तो नेचुरल चीज़ों से बन सकती है। तो मेरा यही कहना है कि आप सप्लीमेंट पे डिपेंड ना रह के एक नेचुरल सप्लीमेंट पे, नेचुरल चीज़ों पे जाए। राइट। सो गॉट योर पॉइंट। सो आपका जो कहीं ना कहीं बोलने का उद्देश्य ये है कि शुरुआत में लोग जो है जल्दी से पूछने लगते हैं हमको जो है सप्लीमेंट कौन से चाहिए या कुछ चाहिए। तो आई थिंक शुरू के 4 साल 6 महीने जो आपने बताया, 3 महीने 6 महीने, तो कम से कम नेचुरल फूड पे जाना चाहिए। नेचुरल फूड में अपने कंसल्टेंट से या सुपरवाइजर से जो है एडवाइस लेना चाहिए कि हम क्या ले सकते हैं और फिर कैसे जो है धीरे धीरे अपने डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव टच्ड द डाइट पार्ट। नाउ द थर्ड important part which I believe strongly is the sleep thing। सोना जो है लोग अवॉइड कर देते हैं, सोने को बहुत ही इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अब डाइट भी सही हो गई है, आपकी फिटनेस भी कहीं ना कहीं सुपरविजन जो है अच्छा चल रहा है, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे। एक्चुअल में जो बॉडी बनती है वो हम जब सो रहे होते हैं ना, उस समय ही बनती है। Right। ये बात शायद आप सोचते होगे कि मैं जिम में एक्सरसाइज कर लिए बॉडी बन रही है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल बॉडी जब आप सो रहे होते, जो आपके टिश्यूज़ को वेयर एंड टियर हुआ है, जो सेल्स टूटे हैं, वो फिर से जो जुड़ने का प्रोसेस है वो एक्चुअली आप सोते हो तब होता है। राइट। उस समय बॉडी बन रही होती है। अगर आप प्रॉपर सोओगे नहीं तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे, आपकी बॉडी एक्चुअली बनेगी नहीं। तो वो बनने का प्रोसेस जो है स्लीप है, एकदम साउंड स्लीप। साउंड स्लीप मीन्स जब आप 8 घंटे की 6 घंटे की नींद लेते हो, जो पूरा स्ट्रेच होती है बॉडी, दैट इज कॉल्ड साउंड स्लीप। और वो साउंड स्लीप अगर आप लोगे तो 100% अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। So basically recovery happens when we sleep। Yes। I think for sleep for a very proper recovery, जो मसल एंड टीयर हमारा जिम में हुआ है, सर सेड कि रात को सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या टाइम होना चाहिए, 7 से 8 घंटा, 6 से 8 घंटा, क्या आप एडवाइस क्या करेंगे? इट डिपेंड्स योर आपका जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग। अगर आपका प्रोफेशन खड़े रहने का है तो आपको एटलीस्ट
8 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर आपका प्रोफेशन सिटिंग जॉब है, आपको बैठे रहना है, तो आप अगर 6 से 7 घंटे भी सोते हो तो सफिशिएंट है। लेकिन हार्ड वर्क कर रहे हो तो 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। So basically we can have a gap like 7 to 8 hours Yes. should be the average Yes. sleep. Right. So I want to know कि आपका दिन आप किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं कि आप सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ पाते हैं। So how is your day generally looks like? सुबह से शाम तक आपके किस तरह से रूटीन होता है? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ है, फिटनेस में अगर आपको आना है तो आपकी हैबिट्स, गुड हैबिट्स इन द सेंस, बचपन में पढ़ा था मैंने कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मेरे पिताजी मुझसे बोलते थे, मेरे पिताजी मुझे आज भी बोलते हैं वो, तो वो मैंने पूरी तरह ले लिया कि नहीं ये सही बात है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो बस वही है मेरा। बिफोर 10 आई यूज्ड टू स्लीप, 10 से पहले मुझे सोना है और 4 बजे उठना है। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं होती, ना ही कोई बीमारी होती और ना ही किसी तरह का कोई फैट डिपॉजिट होने का चांस रहता है। जब आप 4 बजे उठोगे तो डेफिनेटली आपके लिए दिन आपने बड़ा कर लिया है, राइट। और जो 8 बजे उठ रहा है या 7 बजे उठ रहा है उसका दिन पहले छोटा है, तो वो तो हमसे पहले ही पीछे हो गया, राइट। तो आपने सुबह का तो टच किया, बट आई वांट टू एक्चुअली नो हाउ योर डे स्ट्रक्चर्स बिकॉज यू वेक अप एट 4 देन व्हाट डू यू डू आफ्टर 4? ओके, जैसा मेरा शेड्यूल मैंने बना रखा है, पहला 1 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी पीटी स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे कि मेरी पीटी अगर 5 o'clock स्टार्ट है तो मैं 4 o'clock उठने के बाद मेरा ध्यान प्राणायाम, मैं खुद की एक्सरसाइज करता हूँ जो मुझे करना ज़रूरी है। उसके बगैर मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इनकम्प्लीट, तो मैं वो एक्सरसाइज करने के बाद कंप्लीट हो जाता हूँ और फिर चार्ज हो जाता हूँ। अपना अफर्मेशंस भी करता हूँ मैं। उसके बाद चार्ज होने के बाद मैं पीटी स्टार्ट करता हूँ 5 बजे से। तो 5 o'clock आपकी जो पीटी है कब तक रहती है, कितने बजे तक पीटी रहती है? 5 o'clock to 11 o'clock मेरी पीटी रहती है। ओके देन 11 o'clock रेस्ट, अगेन 4 o'clock से फिर से मेरी पीटी स्टार्ट हो जाती है टिल 7 7:30 और 8। और इतने बिजी स्केड्यूल में आप अपनी डाइट भी मैनेज कर पाते हैं? हाउ डू यू मैनेज इट? यस, आई यूज्ड टू कैरी ओके मेरे स्टफ। अगर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अपने स्टफ्स कैरी करता हूँ, फूड स्टफ, वाटर, पानी बहुत ज़रूरी है। पानी हमें बीच में भी पीते रहना चाहिए। हर 1 घंटे में अगर आप 200-300 ml पानी पीते हो तो बहुत अच्छी बात है वो, और सबको पीना चाहिए। ये एक ऐसा पार्ट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, राइट। बिकॉज 70% हमारी बॉडी में पानी है। राइट। अगर आप पानी प्रॉपर पीते हैं तो डेफिनेटली आप फिट रहोगे। Amazing. So it's a journey that you wake up at 4 and then you train people from 5 to 10. Yes. Then you manage your diet, then you manage your evening trainings, then you manage your sleep. Yes. Amazing. So आप अपन ने तीनों एलिमेंट्स जो मेन है आई थिंक वो तीनों टच कर लिए हैं। Yes. अभी एक बात पे मैं आपका विचार चाहता हूँ कि लोग एक कारण जो मैंने अपनी खुद की लाइफ में देखा है कि किसी कारण से इंजरी हो जाती है और इंजरी होने के कारण फिर हमारा एक लंबा गैप हो जाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बिकॉज आई माई सेल्फ हैज़ गॉट इंजर्ड वंस एंड ड्यू टू मे बी लैक ऑफ गाइडेंस और मे बी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मे बी जल्दबाजी के चक्कर में हम कभी कभी इंजर्ड हो जाते हैं। तो मैं आपके विचार चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी कॉमन इंजरीज हैं जो आमतौर पर देखी गई हैं और जो नए लोग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो इंटरमीडिएट और एडवांस भी हैं, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है कि आप कम से कम इंजरी से तो बचे रहें, भले ही आपका प्रोसेस स्लो रहे लेकिन इंजरी से आप बचे रहें और लंबा जो है इस गेम में चल पाएँ? बहुत अच्छा सवाल है ये। इंजरीज, अगर आपको इंजरीज होती है तो आपका जो फिटनेस जर्नी है, कोई भी जर्नी है, वो रुक जाती है। तो मेरा ये मानना है, पहले तो इंजरी क्यों होती है और इससे बचा कैसे जाए। इंजरी होती क्यों है? आपकी ही गलती से होती है, आपने प्रॉपर वार्म अप नहीं किया है। आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं, आपका बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है, योर बॉडी इज़ नॉट रेडी फॉर द गेम। और आपने मान लीजिए टेबल टेनिस ले लीजिए, आपने टेबल टेनिस के लिए अपने बॉडी को वार्म अप नहीं किया और आपने सीधा शॉट मार दिया, तो हो सकता है आपका शोल्डर में इंजरी हो जाए। राइट। तो यही एक कारण है मेन, लैक ऑफ नॉलेज। लोगों के पास नॉलेज नहीं है और डायरेक्ट वो नहीं करना है। प्रॉपर वार्म अप, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज, तो इंजरीज नहीं होंगी। अब चलिए इंजरी हो गई है तो फिर उससे भी कैसे बाहर निकलना है ये भी ज़रूरी है। इंजरी हो गई है उसके बाद भी डायग्नोस नहीं कराते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ऐसे ही ठीक कर लेंगे। अरे एक्चुअल में अगर आपको हुआ क्या, बैक पेन है तो आप दिखाइए ना डॉक्टर को। अगर आपको थोड़ा भी लगता है आपकी ट्रेनिंग में इंजरी क्यों होती है, पहला चीज़ आपको नॉलेज नहीं है, दूसरी चीज़ आपके पास प्रॉपर वार्म अप नहीं है, आपने प्रॉपर इक्विपमेंट यूज़ नहीं किए हैं, तो भी आपको इंजरी होगी। आप क्रिकेट खेल रहे हो, पैड नहीं पहना है, हेलमेट नहीं पहना है, ये किसकी गलती है? आपकी गलती है। मैंने एक एग्जांपल दिया क्रिकेट। सो इंजरी इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थोड़ा धीरे चलेगा, थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आप इंजरी से बचे रहें, आप लंबे समय तक इस गेम में चल पाएंगे।
मान लीजिए आपके सामने अभी बिगिनर आया है जो आपसे कंसल्टेंसी ले रहा है कि मुझे बताइए कि मैं शुरुआत कैसे करूं, क्या करूं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे वजन कम करना है, मुझे पेट कम करना है, सब कुछ जल्दी 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 करना है, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बिकॉज मेरे पास जनरली इस तरीके की क्योरी बहुत आती है कि जल्दी कैसे हो जाएगा, मेरा जो पेट बढ़ गया है, बस मुझे तो पेट का बता दो आप, बाकी सब चलेगा, जल्दी कैसे हो जाएगा? तो आप उनको कैसी राय देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली मैक्सिमम लोग मेरे पास भी आते हैं, बोलते हैं सर हमें बस पेट कम करना है। तो पेट अकेला कम नहीं होगा, हमारी बॉडी में एक लॉ लगता है, ऑल एंड नन लॉ। तो उसमें आपकी पूरी बॉडी से फैट कम होता है। तो ऐसा नहीं है, पूरे बॉडी से फैट कम होगा। और जैसे कि कोई बिगनर अगर आता है तो उसको पहले मोटिवेट करना ज़रूरी है, गाइड करना ज़रूरी है कि भाई आप अपने सुबह का रूटीन चेंज करो, एक गुड हैबिट्स डेवलप करो। जब गुड हैबिट्स डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे। जैसे गुड हैबिट्स में आएंगे आप तो आपका वेट भी कम होगा। और सुबह उठ के सिर्फ आप वॉक करना स्टार्ट करिए। मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, सुबह उठ के आप सिर्फ वॉक करिए। आप 10 डेज वॉक करोगे, 11th डे आपको लगेगा कि मुझे जॉग करनी चाहिए। राइट। एक महीने बाद आपको लगेगा मुझे दौड़ना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुअली फिटनेस लेवल रेज हो रहा है। राइट। तो ये एक प्रोसेस है जिसे हम स्टार्ट कर सकते हैं और मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। यार वॉक बहुत कर ली, अभी जॉग, अभी रनिंग, देन यू कैन गो इन पार्क एंड यू कैन डू पुशअप्स, पुलअप्स। धीरे धीरे आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो यही एक प्रोसेस है, वॉक से स्टार्ट करो, वॉक टू योर गोल। राइट, वेरी वेल सेड। और आज से 3-4 दिन पहले हम लोग बैठे हुए थे, जब डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक अभी सर वो बोलना भूल गए, मैं उस बात को कंप्लीट करूंगा कि आपको वजन बढ़ाने में टाइम कितना लगा। अभी आपको बढ़ाने में 5-10 साल लगे और आपको जो है 5 हफ्तों में इसको कम करना है। तो ये हमारा डिस्कशन हुआ था। आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज़ यू जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉइंट। यस, ये बहुत ही कॉमन है। देखिए, आपने वजन बढ़ाया है, उस वजन को बढ़ाने की जो जर्नी है वो 10 साल लगे या 5 साल में लगे। 5 साल में आप 100 kg हुए हो और यहाँ आप 5 दिन में या 5 महीने में आप सोच रहे हो कि 100 kg से फिर से 65 हो जाऊँ। तो ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। अगर उस वजन को बढ़ने में टाइम लगा है तो घटने में भी एटलीस्ट उसका आधा समय लगेगा। राइट। और वो क्विक वेट रिडक्शन ना करते हुए धीरे धीरे कम करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म्स तक वो वेट मेंटेन कर सकें। आजकल बहुत कॉमन है, 3 महीने मैंने 25 किलो वजन कम कर लिया। अरे आपने बहुत गलत किया। क्विक वेट रिडक्शन में इवन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। मेरा सभी से ये कहना है कि क्विक वेट रिडक्शन ना करें, इस वेट को धीरे धीरे कम करें और सही तरीके से कम करें, ताकि आप लॉन्ग टर्म तक उस वेट को मेंटेन कर सकें। तो मेरी यही लोगों से कहना है कि प्लीज़ इसको मेंटेन करें प्रॉपर वे में। आपका क्या फिगर, अगर हम एक रफ फिगर की बात करें तो एक महीने में आमतौर पे लोगों का क्या टारगेट होना चाहिए, रेंज अगर हम बात करें तो एक महीने में एक सुलझे हुए इंसान को, जिसको और भी चीज़ों का ध्यान रखना है, कमज़ोर भी नहीं होना है, पानी भी बॉडी में कम नहीं करना है, एक आइडियल रेंज क्या, रफली रेंज क्या होना चाहिए जिसको टारगेट करना, मिनिमम? मेरा ऐसा मानना है 2 से 2.5। अगर 2 से 2.5 किलो आप कम कर रहे हो तो आप बहुत सही चल रहे हो। अगर आपका 1 kg भी कम हो रहा है तो बहुत अच्छा है। 1 साल में आप 12 किलो कम करोगे, तो 1 साल में आपका 12 किलो अगर कम होगा तो आपकी बॉडी पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और वो 1 साल में जो कम किया है लॉन्ग टर्म रहेगा। वो अगर आप फिटनेस में इन्वॉल्व रहे तो हो सकता है वो 1 साल के, और उसको आप और भी 2 साल 3 साल मेंटेन कर सको। लेकिन हाँ, अगर 3 महीने में 25 किलो किया है कि वो अगले 3 महीने में 30 किलो बढ़ा लेगा। दिस इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ लूजिंग फिटनेस। मैंने अपने वीडियो में शेयर भी किया है, वो आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूँ कि डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है आपका 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम हो जाता है। राइट। सो इफ़ यू आर एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम हो गया तो फिर तो बहुत खुश हो जाना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि पूरा का पूरा जो है पानी का वजन कम हुआ है। राइट। तो खुश नहीं होना है कि हमको जो है 1 हफ्ते में 6 किलो कम हो गया या कुछ हो गया, जो अजीब सी बॉडी हो जाती है, दुबले पतले कमज़ोर टाइप के हो जाते हैं। सो आई थिंक एज सर सेड 2-2.5 किलो 3 किलो का जो कॉलम है वो काफ़ी बढ़िया कॉलम है। And he has an experience of 10 to 12 years, and he's speaking from that experience. So, एक ideal तरीके से if we approach our journey, so I think that is going to balance everything out, and then आपका जो है weak नहीं दिखेंगे आप, and then you know all those skin problems start coming, skin loose हो जाती है, right? As sir said, skin loose हो जाती है. So if you just target that 2 to 3 kg of range in a week or in a month, sorry. In a month, if you target that 2 to 3 kg in a month, I think it's very good for a long-lasting thing, as he said. So amazing. We have almost touched, I think, जो main problems लोगों को आती हैं, and it was an amazing talk with you. I think जो मेरा उद्देश्य था इस talk को करने का, कि जो लोगों को छोटे-छोटे hurdles आते हैं अपनी जर्नी में, चाहे वो डाइट को लेकर के हो, या वो इंजरी को लेकर के हो, या क्या चुनना है इसको लेकर के हो, या
या फिर इन सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस कैसे करना हो, या फिर अपनी बॉडी क्लॉक को सुधारने का हो, जो सुबह 10 बजे 11 बजे लोग उठते हैं, बिकॉज आई थिंक ही इज प्रैक्टिसिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब वो 4 बजे कंफर्टेबली उठ पाते हैं, 9 बजे के करीब सो पाते हैं. सो आई थिंक लोग सर अगर किसी को बॉडी क्लॉक ही सुधारनी है, जिसकी लगभग 10 बजे से उठने की हैबिट है, उसको 9 तक पहुंचना है, तो आप उसको क्या गाइडलाइन देंगे कि हर वीक हर मंथ कितना कितना वो कम कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. जो 10 बजे अगर उठ रहा है तो उसको अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ 4 बजे उठना है तो वो उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. अगर मैं उससे बोलूँ कि आपको आधे घंटे पहले उठना है तो उसका वो आधे घंटे पहले, फिर 15 मिनट पहले, ये 15 मिनट धीरे 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 वो 10 से 6 पे आ सकता है. लेकिन वो 10 से 6 पे आने में उसको 6 महीने लगेंगे. लेकिन वो हैबिट, क्योंकि वो हैबिट चेंज कर रहा है, क्योंकि हैबिट एक ऐसी चीज़ है जो चेंज करने में थोड़ा समय लगता है. तो वो 15 मिनट्स का अलार्म लगाए, 15 मिनट्स पहले उठना है, 15 मिनट, तो वो 15 मिनट्स करते 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 वो 6 बजे उठ सकता है. लाइक सर अगर गोल सेटिंग करिए तो एक वीक में हम 15-15 मिनट खिसका सकते हैं. 15 मिनट खिसका 10 का 9:45 कर दिया, 9:30 कर दिया. 21 डेज तक आप जो है 1 घंटा कम कर लोगे पूरा. अगर 21 डेज में करते हो आपका 1 घंटा कम होगा 100%. राइट. तो बॉडी क्लॉक जिसको मैं एक्चुअली बोलना भूल गया था, डिस्कस करना भूल गया था, वो बातों बातों में बॉडी क्लॉक निकल के आ गई है. और बॉडी क्लॉक से मैं बताता हूँ, बॉडी क्लॉक इंप्रूव करने से एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं. आपका क्या सोचना है सर, सुबह जल्दी उठने से क्या एडवांटेज क्या है? सर सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे, हमारा बॉडी का जो फंक्शन है, सारे फंक्शंस प्रॉपर करने लगते हैं, क्योंकि हम आप नेचर के साथ चल रहे हैं. जैसे कि हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. एक्चुअली जो नेचर है, जैसे चिड़िया भी सुबह जल्दी उठती है, लोग जानवर भी जो है सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कई बार मैंने देखा है. तो उनका जो नेचर है वो नेचर के साथ चल रहे हैं. जब आप नेचर के साथ चलोगे तो नेचर आपके साथ चलेगा. तो आपका बॉडी सही, एक्चुअली हमारे बॉडी की टेंडेंसी हम इसी चीज़ के लिए बनी है. हम रात में जगते हैं, वो गलत करते हैं, वो नहीं जगना चाहिए. लेकिन आजकल ऐसा प्रोफेशन है कि लोगों को नाइट ड्यूटीज़ करनी पड़ती है जस्ट टू अर्न, टू सर्वाइव फैमिली. वो मैं ये नहीं बोलूँगा वो ना करें, लेकिन वो भी करना ज़रूरी है. अगर आप कर सकते हो तो करें, तो अपने नेचर के साथ रहें. ब्रह्म मुहूर्त में उठें सुबह 5 बजे या 6 बजे और जल्दी, तो उससे जो चेंजेस आएंगे वो बहुत अल्टीमेट होंगे, बहुत ही अल्टीमेट होंगे. राइट. तो राइज बिफोर द सन राइजेस. तो इवन आपने एक बार मुझसे डिस्कस किया था कि सूरज से पहले अपने को जागना चाहिए. तो वो भी, उसके बारे में आपका क्या थॉट है? बिल्कुल. अगर आपने स्टार्टिंग ही जीत से की है, सूर्योदय से पहले उठ गए हो, दैट मीन्स आप जीत गए हो. तो पूरा दिन आपकी विजय होगी, विजय डेफिनेटली होगी. राइट. इट वाज अमेजिंग. आई टॉक्ड अबाउट आई थिंक मेनी ऑफ द एलिमेंट्स. बॉडी क्लॉक भी अब मैंने जो छूट किया था, बॉडी क्लॉक को भी मैंने टच किया एंड में. So I think it has to be an holistic approach. You can't just go to a gym. You just can't start a sport activity and then expect very good results. You have to take everything holistically: diet, sleep, fitness, your body clock, your mindset also. Because sometimes you just get low, कि result नहीं आ रहा. You have to have that patience element. So all that element if combines, I think yield a very good results. What do you say? Right. Amazing. So we end up our talk with this thought. It has to be a holistic approach. सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपनी जर्नी को करना है. तो इससे ना तो आपकी स्किन लटकेगी और ना आपको कोई एक्सटर्नल इश्यूज आएंगे जो कि जो है जल्दबाजी करने से आते हैं. आई थिंक दिस इज जस्ट अ फैंटास्टिक जर्नी. एक परस्यूट ऑफ फिटनेस हम लोगों ने शुरू किया है, फिटनेस का पीछा. मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर ने अपना मूल्यवान समय हम सबको दिया और प्रेरित किया और गाइडेंस दी कि कैसे जो है अपनी अप्रोच को रख सकते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है और हमारा पर्पस जो है और हमारी जर्नी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, ना कि थोड़े बहुत दिनों के लिए या महीनों के लिए रहे. थैंक यू सो मच. सो जनरली मेरी सिग्नेचर एक एंडिंग है जो मैं अपने सारे वीडियोस में आजकल डालता हूँ कि अपनी पूरी टीम के साथ मैं एक स्टेटमेंट को इस पूरी कंट्री में, इस पूरे वर्ल्ड में, अपने शहर में डालना चाहता हूँ कि एजिंग ग्रेसफुली जो है, उम्र के साथ साथ जो है आपको बूढ़े नहीं होना है, उम्र के साथ साथ आपको और बेहतर होना है और जो है आपको एक्टिव होना है और आपको जो है लथार्जिक, लेजी, आलसी टाइप का नहीं होना है. उम्र के साथ साथ आपको बेहतर होना है. जैसे कि वी हैव एग्जांपल लाइक अमिताभ बच्चन जो 78 साल की उम्र में भी उम्र के साथ साथ और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अनिल कपूर एंड देन मेनी एग्जांपल्स. सो आई वुड लाइक टू एंड माय टॉक विद दिस स्मॉल स्टेटमेंट: एज ग्रेसफुली.